नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आज आपके लघुत्तरी प्रश्न से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने आपके बहुविकल्पी प्रश्न के सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए, फिर लघुत्तरी प्रश्न के सभी क्वेश्चंस करा दिए। अब हम आपके लघुत्तरी प्रश्न के सभी क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथियों, तो आपने इससे पहले बहुविकल्पी और अतलघुत्तरी प्रश्न के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके जो पेपर हैं वो आपके फरवरी माह के द्वितीय वीक में प्रस्तावित हैं। और आपका बिल्कुल भी फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आपकी अगर मैथ में बैक लग जाती है या किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो आपको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर आप शिक्षक भर्ती नहीं देख पाएंगे। तो आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी है। अगर आपके कोई भी भाई बहन हैं जिनको मैथ कम आता है तो वो उनके पास जरूर हमारी वीडियोस भेज दीजिए। आप अगर आप वीडियो भेज देंगे तो आपके जितने भी भाई बहन होंगे वो अगर थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेते हैं तो आसानी से पास हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही आपको आसान भाषा में इन चीज़ों को समझाता हूँ। तो चलिए साथी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो अतलगी प्रश्न है, अतलगोत्री, वो आज से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है पार्श्विक चित्र में एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी एक आयत है, देखिए। तो ए बी और सी और डी क्या बोल रहे हैं? एबीसीडी एक आयत है। तो आयत तो ये नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आयत देखेंगे तो AECD आपका एक आयत बनेगा, ठीक है। ये टोटल मिला के ये आयत तो नहीं बनेगा आपका, तो थोड़ा गलत यूज कर लिए हैं लैंग्वेज को, ठीक है। यहाँ पे देखिए CD की जो वैल्यू दी गई है वो आपको 8 सेंटीमीटर की दी गई है। तो यहाँ पे चित्र में देख सकते हो CD आपकी 8 सेंटीमीटर की यहाँ पर दिखाई गई है। आगे देखेंगे यहाँ पे CE की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो C यहाँ देख सकते हो और ये यहाँ देख सकते हो, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से BE देखिएगा, तो BE की जो वैल्यू आपको दी गई है, B और E की, सॉरी, EB या BE की बात है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पे दूरी दी गई है। तो सभी आपको दूरियां बता दी गई हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज ABCD का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो समलंब चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल पता होगा, क्या होता है? 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू में हाइट और इंटू में जो आपकी समांतर भुजाएं होती हैं उनका योग होता है। तो आप इसे B1 प्लस B2 भी मान सकते हो, ठीक है। B1 प्लस B2 समांतर भुजाओं का योग है, जो भी आप मान सके, A1 A2 मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। ये आपका समलंब चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल होता है, जिसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अगर 8 है तो इसी के समांतर में आपको लाइंस खींची हुई दिख रही है, तो इसकी भी वैल्यू 8 ही होगी। कितनी होगी? क्योंकि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है हमेशा, आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 8 ये हो गया और 6 ये हो गया। अगर हम पूरी समांतर भुजा की लंबाई निकालें, 8 और 6 हो गया आपका कितना? 14 हो गया। कितना? 14 हो गया। 8 और 6 14 हो गया। तो ये पूरी आपकी समांतर भुजा का यहाँ पे नीचे वाली जो भुजा है समांतर वाली वो निकल आई। और एक भुजा आपको ये पता है, आपको हाइट भी पता है, तो बस फॉर्मूले में रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 हाइट कितनी है साथियों? तो 5 सेंटीमीटर की हाइट दी गई है, ठीक है। अब ए B1 प्लस B2, इसे आप B1 मान ले तो इसे आप B2 मान ले। तो यहाँ पर आपका 8 प्लस में आपका 14, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू में 5 और ये हो जाएगा 8 और आपका 14, 22 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से काट देंगे तो ये 11 बार कट जाएगा, 11 पंजे 55। तो 55, ठीक है, जो सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 55 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है साथियों। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप समझ सकते हो, इसमें मैंने आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चलिए इसे काट देता हूं। चलो आगे क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन ये रहा आपका, अरे भाई, प्रश्न नंबर 5, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर नहीं पड़ा हुआ था, ये 5 प्रश्न नंबर नहीं, प्रश्न नंबर 5 नहीं पड़ा है, केवल प्रश्न पड़ा है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले पिता की आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष बाद
पिता की आय अपने पुत्र की आय की दोगुनी हो जाएगी। अब बताइए पिता पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं 5 वर्ष पहले की। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आय का 3 गुना था। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पिता है और ये यहाँ पर पुत्र है, यानी ये सन है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठीक है, फादर, ये फादर है और ये आपका सन है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या मानना है। यहाँ पे पिता की आय 3 गुनी है, तो यहाँ पर लड़के की आय पहले आप मान लीजिए। तो लड़के की आय मान लिया कि हमने x वर्ष है, तो इसकी हो जाएगी x 3x हो जाएगी। ठीक है, कि 3 गुना करना है। और है कब, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की ये बात आ रहा है। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बता रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे वर्तमान में लेके आना है। तो वर्तमान में लेके आओगे तो ये 5-5 वर्ष बड़े हो गए होंगे। तो जब बड़े हो गए होंगे तो यानी 3x प्लस का 5 और यहाँ पर ये x प्लस का 5। ठीक है, ये आपके आ गए हम वर्तमान में, वर्तमान में। ठीक है, क्योंकि पहले हमारी 5 वर्ष पहले की आय बताई गई थी, वर्तमान में आ गए हैं। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद आपकी इसमें एज में जो आपका दिखा रहा है इतने गुना हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद चल रहे हैं, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद देखते हैं। तो 10 वर्ष बाद ये 10-10 साल के और बड़े हो जाएंगे। तो 3x प्लस में इसमें 10 जोड़ दोगे, 5 पहले से है, 10 और 5 15, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर ये भी हो जाएगा x प्लस के 15। अब देखो इसने क्या कहा क्वेश्चन के अनुसार कि पिता की आय पुत्र की आय की दोगुनी हो जाएगी। तो अगर हम इनको दोनों को बराबर में रखना चाहें, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 3x प्लस में 15 और यहाँ पे x प्लस के 15। अब इन दोनों को बराबर करना चाहूँ तो पिताजी दोगुने हो जाएंगे। ये पिताजी कितने हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे। और बराबर हम लगा रहे हैं तो 2 का गुणा हमें किधर करना चाहिए, जो कम है, यानी बेटे की तरफ 2 का गुणा कर दो। चलिए, अब ये बराबर हो गए दोनों। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3x प्लस के 15 बराबर में, यहाँ पे 2 का गुणा कर दोगे 2x प्लस के 30। ठीक है, अब x की वैल्यू इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो x बराबर। ठीक है, अब देखिए ये 30 है और ये 2x इधर गया था और ये 15 इधर जाएगा, तो 15 हट जाएगा 30 में से, क्योंकि माइनस का हो जाएगा तो 15 बचेगा, यानी x बराबर 15 आ गया। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, तो कह रहा है पिता पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। तो पिता पुत्र की आप वर्तमान आयु यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा वर्तमान आयु कहाँ है, यहाँ पर है वर्तमान आयु। तो वर्तमान में ये x की वैल्यू 15 आई है, तो 15 यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू में 15 प्लस में 5 करोगे तो बराबर कितना होगा, तिप्चे 15 का करोगे 3 में 45, 45 5 50, 50 साल का तो हो गया बाप। पिताजी 50 साल के हैं वर्तमान में, और यहाँ पर ये 15 और 5 ये 20 साल का है। ठीक है, ये 20 साल का है, तो ये तो आपका उत्तर हो गया। अभी आप इसे मैचिंग कराना चाहो तो करा सकते हो। जैसे 15 साल अगर हम 5 वर्ष पहले पहुंचे तो ये जो पिताजी होंगे वो कितने के होंगे, 15 या 45, 45 साल के होंगे और लड़का 15 साल का होगा। तो 15 साल का 3 गुना पिताजी हैं कि नहीं है। ऐसे ही 10 वर्ष बाद आप मैच करा लीजिए इनको। तो 15 यहाँ पे कर दोगे, 15 या 45, 45 और 15 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, और लड़का कितना होगा, 15 15 30 का। तो लड़के की दोगुनी आयु के पिताजी हैं कि नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आप मैच भी करा सकते हो बाद में जाकर के। तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आसानी से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पार्श्व चित्र में 2 जीवाएं हैं, ए बी है और एक सी डी जीवा है, और कह रहा है एक दूसरे को वृत्त के बाहर पी बिंदु पर ये काट रही है। यदि पी पे जो एंगल बन रहा है वो 30 अंश का हो, ए एंगल 35 अंश का हो, तो आपको सी बी पी आपको बतानी है। तो यहाँ पे 30 अंश का एंगल बन रहा है, यहाँ पे आपका 35 अंश का एंगल बन रहा है। देखिए अब साथियों इसको मैं आपसे पूछा हुआ है कि तो बताइए सी पी बी आपका कितना होगा। सी और यहाँ पे बी, तो बी ये रहा, ये एंगल आपसे पूछा हुआ है, और पी। तो ये एंगल निकालने के लिए आपको देखिए साथियों क्या करना होगा। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें आपका एक तो एंगल पता है, आपको एक एंगल ये पता चल जाए तो फिर आप ये एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों का 180 अंश होता है, तो आप निकाल सकते हो। अब ये जो एंगल है, यहाँ पर जो हम एंगल सी की बात करें, यहाँ पर जो सी पर एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितने का होगा। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, देखिए ये आपने
जैसे इस तरीके से थ्योरम पड़ी होगी, अभी रुक जाइए मैं इसे सही से बना दूँ एक बार। देखिए ये आपका हो गया। अब इसमें क्या है, एक सर्कल बना दिया। सर्कल में बनाने के बाद इस तरीके से एक हमने जीवा खींच ली, एक जीवा खींच ली, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटर से लगी हुई है, यानी केंद्र से लगी हुई है, केंद्र मान लो वो है इसका पूरे वृत्त का। तो इस केंद्र पर जो कोण बनता है, ठीक है, एक केंद्र पर कोण बनता है और इसकी के साथ और जो परिधि पर कोण बन रहे होते हैं, जैसे इस तरीके से कोण बन गया इसका, ठीक है, इसी मिली हुई है, इस पे बना होता है, तो ये हमेशा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। और अगर हम इस पे कहीं भी बनाते फिरें, अब ये समान ही आपके एंगल्स बनेंगे। जैसे यहाँ से मैं इस तरीके से बना दूं, इस तरीके से, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों समान होंगे। तो अभी मैं इस तरीके से केंद्र पर बने कोण का यहाँ पे परिधि पर बना कोण आधा होता है। अगर मान लो कि 60 अंश का बन रहा है तो ये फिर 30 अंश का ही बनेगा। और जब ये 30 का है, परिधि पर बना हुआ है और इसी जीवा के साथ बना हुआ है, तो यहाँ पर भी ये 30 अंश का ही एंगल होगा, यानी ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 35 अंश का एंगल है ना, तो यहाँ पे देखो इतना ही देखो, अभी आपको इतना ही देखना है। अभी मैं इसे थोड़ा और कर लेता हूँ, आपको अभी इसे इतना ही देखना है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इस जीवा के साथ केंद्र पर जो कोण बना होगा, तो देखो ये 35 का बना, तो यहाँ पे एक 70 अंश का एंगल होगा, तो ये भी 35 का ही होगा, क्योंकि इसी जीवा से बना हुआ ये भी है, तो ये 35 अंश का ही होगा। समझ गए किस तरीके से 35 का है, तो मैंने यहाँ पे समझा दिया, ये भी 35 अंश का एंगल होगा, 35 का। अब ये भी 35 का है, ये आपका 30 का है। तो अगर हम देखें यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पे देखें सी बी पी, ठीक है, सी बी पी में जो कोण हम निकाल रहे हैं, वो कोण हम निकाल रहे हैं बी, ठीक है। तो बी तो 180 अंश, तीनों का योग 180 अंश, और माइनस का इसमें से कुछ के कोण घटा देंगे, कोण सी का घटा देंगे, और प्लस कोण हम यहाँ पर पी का घटा देंगे, पी का घटा देंगे, तो 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस, यहाँ पे सी का वैल्यू है 35 अंश, 35 अंश, प्लस का पी का वैल्यू है यहाँ पर कितना, 30 अंश, 30 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर 180 अंश और 30 और 35 हो गया आपका 65 अंश, 65 अंश इसमें से गायब हो जाएगा, तो 115 अंश, 115 अंश का आपका एंगल बच जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक शंकु का आयतन 100 पाई है, यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आपको वक्र पृष्ठ आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आयतन दिया गया है शंकु का, यहाँ पे 100 पाई आयतन दिया गया है, आधार की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, ये 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से आपका शंकु का वक्र पृष्ठ बताना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है साथियों, पाई आर एल। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको आर तो आपके पास है, ठीक है। अब आपको एल और चाहिए, एल कब आएगी, तो आप जब एच निकाल लोगे, एच निकाल लो, फिर हम एल को भी निकाल सकते हैं। और एच कहाँ से आएगी, तो एच इसके आयतन से आएगी, एच इसके आयतन से आएगी, ठीक है। तो आयतन कितना है, तो शंकु का आयतन आपको पता होगा कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्योंकि जो बेलन होता है उसका 1/3 होता है आयतन का, बराबर में आपका है 100 पाई, ठीक, पाई से पाई कट गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको एच की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो एच बराबर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा 100 बट्टे में, यहाँ देखेंगे तो ये 3 तो ऊपर गुणा करने लगेगा, बट्टे में आर आ जाएगी, आर का वैल्यू रख देंगे 5 और 5, तो 5 से काटोगे 5 25 हो गया, 25 चौका 100, 4 तिये 12, यानी एच का वैल्यू आपका आ गया 12, ठीक है। अब एच का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू है 5, इसका वैल्यू है 12, तो इसका वैल्यू होगा 13, ट्रिपलेट होता है 5 12 13, ठीक है। या फिर आप निकाल लो, तो यहाँ पे एल स्क्वायर की एल की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये रूट में चले जाएंगे, एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर यानी 12 का 144 हो जाएगा, 144 प्लस में यहाँ पे 5 का हो जाएगा 25, ठीक। तो ये हो गए आपके पूरे दोनों मिलाकर के कितने बन जाएंगे, 169 बन जाएंगे, ठीक है। 169 ये 13 का होता है, तो 13 का निकल जाएगा, ये 13 क्यूब रूट है, इस 169 का क्यूब रूट 13 होता है, सॉरी वो स्क्वायर रूट इसका 13 होता है, तो 13 निकला है ना, 13 में निकला, ये ट्रिपलेट याद कर लो,
या फिर इस तरीके से याद कर लो, यानी 13 आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पर जो स्लैंट हाइट है वो 13 आपकी आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इसका आयतन। तो यहाँ पर ये हो गई 13, ये हो गई 5 और ये हो गई आपकी 12। ठीक है, तो जब वक्रपृष्ठ निकालोगे तो वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है, तो पाई का वैल्यू रख लो, पाई का वैल्यू रख लो, कट जाएगा तो हम रख देंगे। अभी देखते हैं आर आपकी है, सॉरी ये 15 नहीं है, ये 5 आर, ठीक है 5 आर है इसकी, और यहाँ पर ये 13 इसकी स्लैंट हाइट है। तो नहीं, अब रखो मत, क्यों कटेगा नहीं, तो 13 पंजे 65, 65 पाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कौन किधर फिट हो रहा है, उस तरीके से फिट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। ठीक है, एक घनाकार गड्ढे का आयतन इतना है, तो गड्ढे की आपको गहराई बतानी है। ठीक है, तो अब ये क्या किस आकार का है, घन के आकार का है, तो ये घन बना रहा है। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से हम जानते हैं कि हम घन बना सकते हैं, और घन की सभी भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। तो इस तरीके का एक गड्ढा है पूरा, जिसमें आपका पानी कितनी गहराई तक, आपका यहाँ पे कह रहा गहराई, गड्ढे की गहराई याद करनी है, तो इसमें आपको बताना है ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आप इसमें कुछ भी निकालो, हाइट निकालो, कुछ भी निकालो, वो होगी आपकी ए ही, क्योंकि घन के आकार का है इसलिए। तो यहाँ से आपको ये जो आयतन है वो क्या बन जाएगा आपका ए क्यू बराबर 13.824 है। ठीक है, 13.824। ठीक, अब यहाँ से इसे देखते हैं, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो 13,824 बट्टे में इसके कर देंगे 1000, पॉइंट हटा दिया। ठीक है, तो 13,824 ये किसका होता है, क्यूब। ठीक है, अगर हमें ये क्यूब पता चल जाएगा तो हम इसका सीधा आंसर निकाल देंगे। तो 3 एक संगी खिंचता है, इसका 3 खिंचता है। ठीक है, तो 4 आप देखिएगा किसके क्यूब के लास्ट में होता है, 4। ठीक है, तो देखेंगे अगर 4 का देखते हैं तो 4 के 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 के में होता है। ठीक है, और कहीं मिलेगा आपको नंबर क्या, 4 लास्ट में मिलेगा, क्यूब के क्यूब में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लिख के भी देख लो, जैसे 1 का क्यूब देखोगे तो 1 नंबर लास्ट में मिलेगा, 2 का क्यूब देखोगे तो 2 के क्यूब के इकाई के अंक के स्थान पर आपको कितना मिलेगा, 8। ठीक है, 3 का देखोगे ये क्यूब है, ठीक है ये क्यूब है, और ये उनके लास्ट का डिजिट है 3। 3 का देखोगे तो 27, 27 में आपको मिलेगा 7। ठीक है, और 4 में देखोगे तो ये मिलेगा आपको 64, 64 का 4। ठीक है, 4 मिलेगा, पीछे वाला अंक लिख रहे हैं। 5 का देखते हो, 5 का तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, क्यों 5 25, 25 5 125। 6 का देखोगे तो 36 36 का 216, 216 में 6 मिलेगा। ठीक है, ऐसी तरीके से 7 का देख लो, 7 का देखोगे तो 343 पे 3 मिलेगा, और आपको 8 का देखोगे तो 8 का 512 होता है तो 2 मिल जाएगा, और 9 का देखोगे तो 9 का आपका कितना होता है, 729, तो 9 मिल जाएगा। कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है इधर, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है ऐसे। ठीक, चलिए वापस लौट जाते हैं यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझ लिए ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक, चलो, तो यहाँ पर आप देख रहे 4 रख लिया मैंने, और यहाँ पे ये 13 है, 13 किसके क्यूब के बराबर है, तो 2 के क्यूब के बराबर है। ठीक है, 2 के क्यूब के बराबर है, 2 8 हो जाएगा, और फिर 27 हो जाएगा, 27 ज़्यादा निकल जाएगा, तो यानी ये हो गया 24 का। ठीक है, और बट्टे में ये 10 का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो 24 इंटू 24 इंटू 24 3 बार लिखोगे, 24 बार निकल जाएगा उसमें से, इसमें से 10 बार निकल जाएगा, तो यानी 2.4 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 2.4 आपका आंसर है, आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो साथियों चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 2.4 आपका हो जाएगा। चलो पहले वीडियो देख लूँ कितना लंबा हो गया है। चलो वीडियो इतना ही रहने देता हूँ, अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस आगे कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू साथियों।